जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। तो जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं, मगध के उत्कर्ष में आप लोग पढ़ चुके हैं, मौर्य वंश समाप्त हो चुका है। अब मौर्य वंश के बाद आपके चार छोटे छोटे नए राजवंश और होते हैं, और इन चारों नए जो आपके राजवंश होते हैं इन्हें ब्राह्मणों का क्या है, वंश भी कहा जाता है। तो पहला आपका शुंग वंश होगा, दूसरा आपका कर्ण वंश होगा, तीसरा आपका आंध्र सातवाहन वंश होगा, और चौथा आपका चेदी वंश होगा। ये छोटे छोटे आपके वंश हैं, और पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जो है हमेशा जब जब आया है तो इनका कालक्रम पूछा गया है। तो आपको ये याद रखना है कि मौर्य वंश जैसे हर्यक है, आपका शिशुनाग है, नंद है, मौर्य वंश, उन चारों को उनका क्रम एक साथ याद रखिएगा। और फिर ये जो चारों हैं आपके, इनको एक साथ याद रखिएगा। तो चार वो आपके हो गए। पहला वहाँ पे क्या था, हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश, चौथा क्या था, चौथा आपका मौर्य वंश रहा। अब उन चारों के बाद जो है ये आपके आते हैं, यहाँ पे पहला हो जाएगा शुंग वंश हो जाएगा, फिर दूसरा कर्ण वंश हो जाएगा, तीसरा आंध्र सातवाहन वंश हो जाएगा, और चौथा आपका महामेघवाहन वंश, जिसे चेद वंश भी कहते हैं। तो ये जो आपके चारों वंश हैं तो इनको हम एक ही लेके चलेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मौर्य वंश पढ़ चुके हैं, अब इसके बाद जो है ये शुंग वंश को पढ़ेंगे। क्या है, ये शुंग वंश को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जो शुंग वंश है, तो शुंग वंश का जो संस्थापक होता है ये पुष्यमित्र शुंग होता है। क्या होता है, पुष्यमित्र शुंग होता है। ये जो है मौर्य वंश का जो अंतिम शासक होता है बृहद्रथ। आपको नाम याद रखना है, बृहद्रथ। तो बृहद्रथ जो होता है ये मौर्य वंश का अंतिम शासक होता है, और इसी के शासनकाल में पुष्यमित्र शुंग क्या है, एक सैनिक होता है, सेनापति होता है। तो ये बृहद्रथ की हत्या करके क्या करता है, ये शुंग वंश की स्थापना करता है। और ये जो है क्या है, जात से ब्राह्मण रहा है, और इसलिए इस वंश को क्या कहा जाता है, ब्राह्मण साम्राज्य या ब्राह्मण वंश कहा जाता है। तो इसके बाद जो है इसकी जो राजधानी थी क्या थी, विदिशा रही है। और जो है ये आपको ध्यान देना है। और इसका उल्लेख जो है क्या, धर्मदेव का जो अयोध्या अभिलेख है, इससे ये ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए, 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए। तो 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि शुंग वंश का जो संस्थापक होता है ये आपको होता है पुष्यमित्र शुंग होते हैं। ये मौर्य वंश के अंतिम शासक जो होते हैं बृहद्रथ, तो उनकी हत्या करके इसने क्या किया है, शुंग वंश की स्थापना की है। और इसने अपनी राजधानी क्या बनाया है, ये विदिशा बनाया है। और एक अभिलेख है, ये अयोध्या का अभिलेख है, और इस अभिलेख से ये ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए। क्या कराए हैं, 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए हैं। और इस समय जो इसके पुरोहित रहे हैं वो महर्षि पतंजलि रहे। कौन रहे हैं, महर्षि पतंजलि। तो महर्षि जो पतंजलि थे, तो इन्हीं के निर्देशन में जो है पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए हैं। और इसका जो उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है, ये अयोध्या के अभिलेख से प्राप्त होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है महर्षि पतंजलि जो है इनके पुरोहित रहे हैं। और महाभाष्य जो है ये पतंजलि की क्या है, ये पुस्तक है। क्वेश्चन पूछेगा कि महाभाष्य किसकी पुस्तक है, तो महर्षि पतंजलि की है। एक इसी तरह जो है इसी नाम से संबंधित एक और पुस्तक है, उसका नाम है महाविभाष सूत्र। क्या नाम है, महाविभाष सूत्र। वो जो है वसुमित्र की पुस्तक है, और ये जो है किसकी है, महर्षि पतंजलि। और महर्षि पतंजलि ने ही क्या करवाए हैं, मतलब महर्षि पतंजलि जो है ये करता धरता रहे, पुरोहित रहे हैं। किस समय, जब पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए। तो यहाँ से ये पूछेगा कि महर्षि पतंजलि जो है ये किसके समकालीन रहे हैं या किसके दरबारी रहे हैं। तो आपको याद रखना है पुष्यमित्र शुंग, इनकी पुस्तक क्या है, महाभाष्य है। और एक आपको और पॉइंट याद रखना है कि महर्षि पतंजलि जो है ये योग दर्शन के प्रवर्तक थे। योग दर्शन के क्या है, ये प्रवर्तक है, ये आपको याद रखना है। क्या थे ये, योग दर्शन के प्रवर्तक। तो क्या रहे हैं आपके, योग दर्शन के प्रवर्तक रहे हैं महर्षि पतंजलि। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है, योग दर्शन के प्रवर्तक हैं, और इनकी जो पुस्तक है कौन सी है, महाभाष्य। आगे हम देखेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये कलिंग नरेश है, राजा खारवेल। क्या है आपके, राजा खारवेल। तो कलिंग नरेश जो आपके थे राजा खारवेल, तो
तो उस अभिलेख में ये जानकारी मिलती है कि राजा खारवेल ने मगध पे आक्रमण किया था और उस समय मगध का शासक कौन रहा है, पुष्यमित्र शुंग रहा है और इसको क्या है, पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया था। तो क्वेश्चन ये आएगा कि कलिंग नरेश जो खारवेल हैं इन्होंने पुष्यमित्र शुंग को हराया था। इस युद्ध की जानकारी जो है किस अभिलेख से मिलती है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। आगे हम देखेंगे यवन आक्रमण। तो यवन आक्रमण जो है, ये यवन आक्रमण जो हुआ था ये क्या कहते हैं, ये पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ है और इसकी जो जानकारी है ये पुस्तक है मालविकाग्निमित्रम और ये पुस्तक जो है ये कालिदास की है। किसकी है, ये कालिदास की है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये ध्यान देना है कि मालविकाग्निमित्रम जो है ये कालिदास की पुस्तक है और क्या कहते हैं, इसी युद्ध में यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है। और इनके अलावा जो है यहाँ पे इस पुस्तक में मालविका प्लस अग्निमित्र, तो मालविका जो है ये विदर्भ के एक राजा होते हैं, यज्ञसेन होते हैं, तो उन्हीं की चचेरी बहन है। और अग्निमित्र जो हैं ये पुष्यमित्र शुंग के बेटे होते हैं। तो इन दोनों की क्या है, प्रेम कथा का वर्णन जो है कालिदास ने अपने पुस्तक मालविकाग्निमित्रम में किया है। तो यहाँ आपको ये याद रखना है, ये पूछा जा सकता है कि शुंग वंश की जो जानकारी है तो ये कालिदास की किस पुस्तक से प्राप्त होती है, तो वो कालिदास की पुस्तक है मालविकाग्निमित्रम। क्या है आपकी, मालविकाग्निमित्रम। आगे हम देखेंगे गरुड़ स्तंभ जो है इसको क्या कहते हैं, ये राजा भागवत, ये भी क्या है, शुंग वंश के एक राजा होते हैं। क्या होते हैं, शुंग वंश के एक राजा होते हैं। अंतिम राजा देवभूत होते हैं और देवभूत के पहले एक क्या होते हैं, भागवत होते हैं। तो गरुड़ स्तंभ का जो निर्माण है ये शुंग वंश के राजा भागवत ने करवाया है। ये कहाँ पे है, ये विदिशा में। कहाँ पे है, ये विदिशा में है। और शुंग वंश के जो अंतिम शासक हैं ये देवभूत हैं। कौन है आपके, देवभूत हैं, ये आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे कि पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर को पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने ये मिनांडर को पराजित किया था। ये रुद्रदामन शासक हैं, कौन, मिनांडर। तो इन्हीं को पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया है, ये हराया है। एक पॉइंट और याद रखिएगा, एक जो है धार्मिक पुस्तक है मनुस्मृति। क्या है, एक सामाजिक वर्ण व्यवस्था के बारे में इसमें डिटेल में बताया गया है, मनुस्मृति। और इसके जो रचनाकार है ये मनु है। कौन है, ये मनु है। और जो है मनु किसके समकालीन माने गए हैं, ये आपके शुंग वंश के समकालीन माने गए हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मनु हैं इनकी जो पुस्तक है मनुस्मृति, इसका संबंध जो है किस वंश से रहा है, ये शुंग वंश से रहा है। क्या रहा है, शुंग वंश से रहा है। अब देखेंगे कि शुंग वंश का जो अंतिम शासक होता है वो क्या होता है, देवभूति होता है। क्या होता है, देवभूति होता है। और इसकी जो हत्या कौन करता है, वासुदेव करता है। तो यहाँ पे जितने भी आप तीनों वंश पढ़ेंगे, शुंग है, कर्ण है, सातवाहन, तो यहाँ पे जितने भी अंतिम शासक होते हैं तो सभी अंतिम शासकों की क्या होती है, हत्या होती है। अब जैसे अभी हमने क्या पढ़ा कि मौर्य वंश का अंतिम शासक जो बृहद्रथ होता है तो उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग राजा बनता है। अब यहाँ इस वंश का जो अंतिम राजा होता है ये देवभूति होता है। कौन होता है, देवभूति। और देवभूत की जो हत्या कौन करता है, वासुदेव करता है। और वासुदेव जो है ये कर्ण वंश की स्थापना करता है। तो आपको ये याद रखना है कि शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या करके वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की, ये आपको याद रखना है। और दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि इसकी राजधानी क्या रही है, ये पाटलिपुत्र रही। क्या रही है, पाटलिपुत्र रही है। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था, सुशर्मन था। क्या था, सुशर्मन था। क्या था, सुशर्मन जो है ये अंतिम शासक। कई किताबों में सुशर्मा भी आपको मिलेगा। तो सुशर्मन जो है इसका अंतिम शासक रहा है। अब हम देखेंगे कि सुशर्मन की हत्या किसने की, सिमुक ने कर दी। सुशर्मन की हत्या किसने कर दी है, सिमुक ने कर दी। अब सिमुक जब हत्या कर देता है तो ये खुद एक नया वंश की स्थापना करता है और वो वंश होता है आपका आंध्र सातवाहन वंश। क्या होता है, आंध्र सातवाहन वंश। तो आंध्र सातवाहन वंश का जो संस्थापक होता है सिमुक होता है। और इसकी जो राजधानी है ये प्रतिष्ठान है और ये वर्तमान में कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो आंध्र सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी, प्रतिष्ठान रही है। और ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और इस वंश की
जो राजकीय भाषा है, क्या है राजकीय भाषा, ये प्राकृत रही है और लिपि क्या रही है, ब्राह्मणी। तो आंध्र सातवाहन वंश की जो राजकीय भाषा रही है प्राकृत रही है और लिपि क्या रही है, ये ब्राह्मी रही है। आगे हम देखेंगे जो इसमें क्या कहते हैं, जो हाल राजा है इनके पुस्तक है, तो इनका संबंध किससे है, ये राजा हाल है और राजा हाल जो है इनका संबंध किससे है, आंध्र सातवाहन वंश से। तो दो चीज़ें आपको याद रखना, गाथा सप्तशती का संबंध किससे है, ये राजा हाल होते हैं और इनका संबंध जो है ये आपका आंध्र सातवाहन वंश से है। आगे हम देखेंगे इसमें उल्लेख ये मिलता है गौतमी पुत्र सातकर्णी होता है और ये जो इससे ये साबित होता है कि आंध्र सातवाहन वंश में यहाँ पे जो सत्ता रही है मात्र सत्तात्मक रही, क्या रही है, मात्र सत्तात्मक। तो इस समय जो है क्या कहते हैं, इस वंश में जो पितृ सत्तात्मक ना होके क्या रही है, ये मात्र सत्तात्मक रही है। इसका उल्लेख कैसे मिलता है, गौतमी पुत्र सातकर्णी से मिलता है। लेकिन यहाँ पे जरूरी ये मात्र सत्तात्मक रही है, लेकिन राजा क्या बने हैं, ये पुरुष ही बने हैं। आगे हम देखेंगे ये सबसे आपका इम्पोर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है पीसीएस में कई बार कि भूमिदान का जो प्रचलन है इसका आरंभ किस वंश से आरंभ हुआ। तो भूमिदान का जो प्रचलन है इसका आरंभ जो है आंध्र सातवाहन वंश से हुआ है और इसका उल्लेख जो है नाना घाट अभिलेख में मिलता है। तो नाना घाट अभिलेख में सबसे पहले भूमिदान का ये प्रमाण मिला है और इस अभिलेख का संबंध किससे है, ये आंध्र सातवाहन वंश से। तो ये पॉइंट आप क्लिक कर लेना बिल्कुल कि भूमिदान का जो प्रारंभ है इसका जो प्रचलन है कि ये किस वंश से आरंभ हो गया था, तो आपको याद रखना है आंध्र सातवाहन वंश से। आगे हम देखेंगे ये भी आपको बहुत महत्वपूर्ण है कि सर्वप्रथम शीशे के सिक्के किसने चलवाए। तो आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने क्या किया है, ये शीशे के सिक्के चलवाए हैं। सोने के सिक्के इन लोगों ने चलवाए और चांदी के सिक्के चलवाए। तो सोने के सिक्कों को सुवर्ण कहा गया है और चांदी के सिक्कों को करसापण कहा गया। तो ये आपको याद रखना है कि आंध्र सातवाहन वंश में चांदी के सिक्कों को क्या कहा गया है, करसापण कहा गया है और सोने के सिक्कों को क्या कहा गया है, ये सुवर्ण कहा गया है। अब ये वाला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि शीशे के सिक्के किस वंश के राजाओं ने चलवाए, तो आंध्र सातवाहन वंश। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि तीन आपके वंश होंगे, एक आपका क्या हो गया है, शुंग वंश है, दूसरा कर्ण वंश है, तीसरा आंध्र सातवाहन वंश। आगे हम देखेंगे चेदी वंश या फिर महामेघवाहन वंश। इसका कोई विशेष इतिहास नहीं मिलता है, तो इसका जो इतिहास है ये हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है और इसके जो संस्थापक है महामेघवाहन वंश है। क्या है आपके, महामेघवाहन वंश में इसके संस्थापक होते हैं और इसका उल्लेख जो है हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। और एक कहानी यहाँ पे ये याद रखिएगा कि महामेघवाहन जो है ये मगध पे आक्रमण करते हैं। क्या करते हैं, मगध पे आक्रमण करते हैं और मगध से जिन शीतलनाथ, तो मगध से जिन शीतलनाथ की जो है कि मूर्ति, ये जीत मगध पे आक्रमण करता है, इसको हरा देता है मगध को। उसके बाद यहाँ पे एक जैन धर्म से संबंधित एक मूर्ति होती है, इसको ले जाकर जो है महामेघ जो है वाहन ये फिर से उड़ीसा ले जाता है। और हम पीछे पढ़ चुके हैं किसमें, नंद वंश में। तो नंद वंश में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि नंद वंश का जो शासक होता है महापदम नंद, वो कहाँ पे आक्रमण करता है, कलिंग पे आक्रमण करता है और कलिंग से क्या है, जिन शीतलनाथ की मूर्ति को ये लूट कर कहाँ ले जाता है, मगध में ले जाता है। और फिर से देखिए फिर लास्ट में क्या है, जो क्या कहते हैं नंद वंश है, फिर मौर्य वंश है, ये आपके सभी वंश समाप्त हुए और लास्ट में क्या होता है कि महामेघवाहन जो है ये मगध पे आक्रमण करता है और इनके जो पूर्वजों से छीनी गई मूर्ति रही है उसको फिर से पुनः कहाँ पे लाया जाता है, ये उड़ीसा में लाया जाता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है और ये आपके चारों वंश समाप्त होते हैं। और फिर से याद रखिएगा टोटल 8 वंश हो चुके हैं, हर्यक हुआ है, फिर आपका शिशुनाग वंश है, फिर नंद वंश है, मौर्य वंश, 4 एक साथ याद रखिएगा। फिर मौर्य के बाद आपका आता है ये शुंग वंश आता है, फिर कर्ण वंश है, फिर
फिर आपका आता है आंध्र सातवाहन वंश है, और चौथा क्या है महामेघ वाहन वंश, इसे चेद वंश भी कहते हैं। तो ये 8 वंश पढ़ चुके हैं, और इसके बाद हम कल पढ़ेंगे जो विदेशी आपके आक्रमण होते हैं उनको पढ़ेंगे। तो इसको अच्छे से देखिएगा। फिलहाल इनका यहाँ सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है ये 8 वंशों का यह कालक्रम पूछा जाता है। तो आज आपको ये बताना है क्वेश्चन में कि सबसे पहले जो टीके का जो आविष्कार है ये किस व्यक्ति ने किया है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।